वेलकम बैक टू टेस्टप्रेपकार्ट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बीटेक वर्सेस B.Arch। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और ये वीडियो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आंसर करेगी, आपके काफ़ी सारे डाउट्स को क्लियर करेगी और इस वीडियो के एंड तक आपको ये डेफिनेटली पता लग जाएगा कि आपको किस ब्रांच के लिए या किस फील्ड के लिए ऑप्ट करना चाहिए, आपका इंटरेस्ट एक्चुअली किस चीज़ में है। और एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि क्या सिविल इंजीनियरिंग और B.Arch सेम चीज़ है, अगर सेम नहीं है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। हम B.Tech B.Arch के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, हम इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होते हैं उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर टेस्टप्रेपकार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो अगर हम बीटेक के बारे में बात करें, जो कि होता है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये एक कोर्स होता है जो 4 साल का होता है। और अगर हम B.Arch के बारे में बात करें, जो कि बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर होता है, ये कोर्स बेसिकली 5 साल का होता है। अब अगर हम इनमें बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करें कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो बीटेक इज ऑल रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, कि क्या प्रोसेसेस हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, कोडिंग, डिकोडिंग, कंप्यूटर्स, मैथमेटिक्स और ये सारी जो बहुत ही ज़्यादा कोर चीज़ें होती हैं। बट B.Arch इज वेरी मच डिफरेंट। इसमें टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता। B.Arch इज ऑल रिलेटेड टू इमेजिनेशन, स्किल्स, क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग, ड्राइंग। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें आप आई गेस सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं रहते, या आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका देती है। तो B.Arch एक काफ़ी ज़्यादा एक एस्थेटिक फील्ड है और B.Tech इज़ ऑल अबाउट जस्ट टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। आई नो ये अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि मैं क्या बोले जा रही हूँ, बट जैसे जैसे हम इस वीडियो के साथ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीज़ आपको और क्लियर होती जाएगी कि मैं आपको एक्चुअल में क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बेसिकली B.Tech करने के बाद आप एक इंजीनियर कहलाए जाएंगे और B.Arch करने के बाद आप एक आर्किटेक्ट कहलाए जाएंगे। इन दोनों फील्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, चाहे आप वो सिलेबस की बात करें, चाहे वो आप प्लेसमेंट्स की बात करें, या जॉब प्रोफाइल्स की, या वर्क फील्ड की, तो कहीं से कहीं तक भी ये दोनों सिमिलर नहीं है। अगर हम और ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में बात करें तो B.Tech में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, या इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। ये B.Tech एक बहुत ही ज़्यादा वाइड फील्ड है। जैसे कि आप B.Tech में सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पर B.Arch में आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। B.Arch में अगर आप जब पढ़ेंगे इसको आगे, तो हाँ, सिलेबस बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस है, बट इसमें एज सच कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने B.Arch करना है और उसके बाद आपको कोई चॉइस मिल रही है कि आप ये कर सकते हैं या आप वो कर सकते हैं। नहीं, B.Arch मतलब बस आपके पास एक यही फील्ड है जिसमें आपको अब आगे पढ़ाई करनी है। पर B.Tech में आपको ये एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको किस ब्रांच की तरफ जाना है, या आपको एक्चुअली में B.Tech के अंडर क्या करना है। तो एक ये डिफरेंस हो गया। तो अगर हम इससे ही रिलेटेड आगे बढ़े, तो अगर आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है ऑप्शंस में, तो ऑब्वियसली आगे स्कोप में भी ये जाएगा, क्योंकि अगर आपको B.Tech में इतने सारे ऑप्शंस हैं या इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो ऑब्वियसली आपका स्कोप भी आगे ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब आपको सिविल इंजीनियर्स को अलग जॉब्स मिलती हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को अलग जॉब मिलती है, ये कहीं भी क्लैश नहीं करते हैं। वहीं अगर हम B.Arch के बारे में बात करें तो स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है क्योंकि ऑप्शंस कम है, बट स्टिल B.Arch में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस या आपको बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आप अपनी तरफ कोई भी बिल्डिंग देख लें, आप नज़र घुमाएं, अगर आपको स्कूल दिख रहा है, आपको हॉस्पिटल दिख रहा है, आपको कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं, फ्लैट्स दिख रहे हैं, तो ये सब कौन डिज़ाइन कर रहा है, कौन बना रहा है? ये सारा काम
आर्किटेक्ट्स का ही है जो बी आर्क कर कर बनते हैं। और ऑब्वियसली बिल्डिंग्स बनना तो कभी रुक नहीं सकती। अब तो और भी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है, और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट हर स्टेट में, हर सिटी में बढ़ रहा है, और लोग वही नॉर्मल डिजाइन्स नहीं चाहते हैं, लोगों को एक्सपेरिमेंट चाहिए, उनको और अच्छे डिजाइन्स चाहिए। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि एक आर्किटेक्ट का भी कितना ज़्यादा नीड होने वाला है आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में क्या, आज भी बहुत ज़्यादा डिमांड है आर्किटेक्ट्स की, क्योंकि इनके बिना कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। जैसे कि आपने घर में भी हर रोज या दूसरे तीसरे दिन कभी तो बात करते सुना ही होगा कि नक्शा पास नहीं हो रहा, वो बिल्डिंग बनानी है, उसका नक्शा पास हो गया या नक्शा पास नहीं हो रहा। तो ये जो नक्शा होता है ये कौन बनाता है? ये नक्शे बनाने का काम आर्किटेक्ट का ही होता है। अब हम बहुत ही ज़्यादा माइनर डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, और आपके एक बहुत बेसिक क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आंसर करूंगी कि क्या सिविल इंजीनियरिंग और बी आर्क सेम है? अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि जैसे ही मैंने आपके बात करी होगी कि बिल्डिंग्स बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आपको यही क्वेश्चन आया होगा माइंड में कि यही काम तो सिविल इंजीनियर्स का भी है, सिविल इंजीनियरिंग में भी तो हम यही करते हैं। पर नहीं, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो बी आर्क करने के बाद आर्किटेक्ट बने हैं, या उनका क्या काम है, तो वो बिल्डिंग्स को डिजाइन करेंगे, वो ड्रॉ करेंगे, वो आपको बताएंगे कि एक बिल्डिंग अंदर से कैसी दिखनी चाहिए, वो बिल्डिंग बाहर से कैसी दिखनी चाहिए, या उसकी प्लेसमेंट्स कैसी होनी चाहिए। मतलब वो नॉर्मल बस आपको एक पेंटिंग दे रहे हैं। अब इस पेंटिंग को रियल लाइफ में कौन लाता है? इस पेंटिंग को जो रियल बनाता है वो होते हैं हमारे सिविल इंजीनियर्स, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, या मटेरियल सिलेक्शन का काम होता है, या उन सब चीजों की प्लेसमेंट्स का काम होता है, वो काम होता है सिविल इंजीनियर्स का। तो जो हमारे आर्किटेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ एक एस्थेटिक लुक देते हैं कि हमें एक ऐसी चीज बनानी है, बट सिविल इंजीनियर्स उस चीज को बनाते हैं। तो एक ये डिफरेंस है सिविल इंजीनियरिंग और बी आर्क में। तो ये एक काफी ज्यादा ब्रॉड डिफरेंस है। तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि आप एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं या आप बी आर्क में इंटरेस्टेड हैं। बी आर्क के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना कि बी आर्क में आपको ड्राइंग बहुत करनी पड़ती है। तो आपकी जो ड्राइंग की स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बी आर्क में सारा काम है ही ड्राइंग का। क्योंकि आपको ड्रॉ करना है, आपको दिखाना है बनाकर कि आप क्या बनाना चाहते हैं या आप कैसी बिल्डिंग चाहते हैं, तो वो आपको ड्रॉ कर कर दिखाना पड़ेगा एक सिविल इंजीनियर को, तभी वो उस पेंटिंग को या उस ड्राइंग को बना पाएगा। तो बी आर्क में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो ड्राइंग की स्किल्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं बीटेक और बी आर्क की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो बीटेक के लिए आपको पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए 11th-12th में, और आपका जो स्कोर होना चाहिए 12th का वो 50% होना चाहिए, और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए वो 45% होना चाहिए। बट अगर हम बात करें बी आर्क की, तो इसमें आपने 11th-12th में मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, और वही 12th में 50% मार्क्स जरूरी है अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, और 45% फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको कॉलेजेस कैसे मिलते हैं या आगे एडमिशन्स कैसे होती हैं बीटेक और बी आर्क में। तो अगर हम बीटेक में एडमिशन्स के बारे में पहले बात करें, तो आपको पता होगा बीटेक में एडमिशन के लिए आपको फेमस एग्जाम्स जैसे कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस देने पड़ते हैं। जेईई मेंस से आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जेएफटीआईज में एडमिशन मिलती है, और जेईई एडवांस्ड के थ्रू आप आईआईटीज में एडमिशन लेते हैं। ये टॉप इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं बीटेक करने के लिए। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस से बीटेक करनी है तो उनके लिए अलग से उनका अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आपको उनमें एडमिशन मिलती है। ये प्राइवेट कॉलेजेस जो काफ़ी फेमस हैं वो हैं जैसे कि बिट्स पिलानी हो गया, वीआईटी हो गया, या फिर एसआरएम हो गया। तो इनके लिए आपको इन्हीं का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है।
है। अगर हम आए बी आर्क में एडमिशन्स के लिए, तो बी आर्क के लिए अगर आपको एनआईटी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको जेईई मेंस का पेपर 2 देना पड़ेगा। जो जेईई मेंस का पेपर 2 होता है वो बेसिकली आर्किटेक्चर के लिए ही होता है। और इंडिया में सिर्फ 9 एनआईटीज में आपको बी आर्क मिलेगा, और ये 9 एनआईटीज हैं हमीरपुर, भोपाल, रायपुर, जयपुर, कालीकट, रूरकेला, त्रिची, पटना और नागपुर। अब अगर हम आए आईआईटी में, तो इंडिया में सिर्फ 2 आईआईटीज में आपको बी आर्क मिलेगा, और वो 2 आईआईटीज हैं रुड़की और खड़गपुर। और अगर आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो पहले आपको जेईई मेंस का पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका अच्छा स्कोर उसमें आएगा तो आप जेईई एडवांस का पेपर देंगे, और उसके बाद भी आपको एक तीसरा एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम होता है एएटी, जो कि होता है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसके बाद ही आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलेगी। इसके बावजूद अगर आपको और टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, जो बी आर्क के टॉप कॉलेजेस हैं, तो उसके लिए आपको नाटा एग्जाम देना पड़ता है, NATA, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, जो कि एक नेशनल लेवल टेस्ट होता है और ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट द्वारा कराया जाता है। इस टेस्ट में स्कोर के अकॉर्डिंग आपको इंडिया के जो बी आर्क के टॉप कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलती है। इसी के साथ अपने कुछ कॉलेजेस के अपने एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स प्राइवेट कॉलेजेस के। ये डिफरेंट कॉलेजेस का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि बी आर्क के और कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, तो वो है SPA दिल्ली, सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट्स मुंबई, CEPT अहमदाबाद, CCA चंडीगढ़। ये हो गई हमारी एडमिशन्स की बात। अब हम बात करेंगे इन दोनों में जो सिलेबस में डिफरेंस है उसके ऊपर। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि बीटेक 4 इयर्स का कोर्स है, और ये 4 इयर्स 8 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। तो जो सिलेबस है वो भी 8 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। एक और चीज जो आपको यहाँ पर समझनी है वो ये है कि जैसे कि आपको पता है बीटेक में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, तो जो सिलेबस है हमारा वो ब्रांचेस के अकॉर्डिंग वैरी करता है। बट अगर हम कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें जो आपको बीटेक के अंडर पढ़ने पड़ते हैं, तो वो है सिस्टम्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सिर्फ एक बेसिक से सब्जेक्ट्स थे। अगर हम बी आर्क के बारे में बात करें तो ये एक 5 इयर्स का कोर्स है और ये 10 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। इसके अंडर जो सब्जेक्ट्स कवर होंगे वो होंगे जैसे कि आर्किटेक्चरल डिजाइंस, विजुअल आर्ट्स एंड बेसिक डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सिर्फ मैं आपको बहुत सिलेक्टेड से सब्जेक्ट्स बता रही हूँ, क्योंकि अगर हम इनका सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने लगे तो ये एक बहुत ही लंबी वीडियो चली जाएगी। आपने अगर इनका सिलेबस देखना है तो आप सिलेबस की PDF हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें आगे स्कोप के बारे में या जॉब्स के बारे में। तो बीटेक में कुछ ब्रांचेस हैं जैसे कि CSC हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। इसमें आपको एकदम बीटेक करते ही काफ़ी अच्छा पैकेज लग जाता है, काफ़ी अच्छी जॉब लग जाती है। तो स्टार्टिंग पैकेज कई बार 15 LPA या 20 LPA भी होता है CSC में, या हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो। बट अगर हम बात करें इनके कोर सब्जेक्ट्स के बारे में जैसे कि जो हमारा हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग, तो इनमें स्टार्टिंग का जो पैकेज होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये वो ब्रांचेस हैं जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो जिस कैंडिडेट का जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसके लिए उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आगे खुलती हैं। तो इन ब्रांचेस में जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो थोड़ा कम रहता है, कई बार 6 LPA, 7 LPA, 8 LPA ऐसे जाता है। अगर हम बात करें बी आर्क के बारे में तो बी आर्क में थोड़ा जो स्कोप है वो एज कंपेयर टू बीटेक कम है,
और अगर आप स्टार्टिंग पैकेज के बारे में बात करें, स्टार्टिंग सैलरी के बारे में बात करें, तो वो भी इसमें कम होती है एज कम्पेयर टू बीटेक। क्यों? क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है। जिसने ज़्यादा फील्ड वर्क करा होगा ऑब्वियसली कंपनीज उसे ही प्रेफर करेंगी, या जिसने कोई डिज़ाइन बनवाना होगा तो वो उसी के पास जाएगा ना, जो ज़्यादा फेमस होगा या जिसका काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ में एक्सपीरियंस होगा। तो स्टार्टिंग में आपको पहले तो या तो किसी कंपनी के अंडर काम करना पड़ेगा, या जो कोई फेमस आर्किटेक्ट्स होते हैं उनके अंडर काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी में लग गए गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो आपका स्टार्टिंग का जो पैकेज होता है वो 3 to 4 LPA होता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली कई बार सैलरी ज़्यादा होती है गवर्नमेंट सेक्टर से, बट एक्सपीरियंस के साथ, जैसे कि अगर आपको 4-5 साल हो गए हैं ये चीज़ करते करते, तो ऑब्वियसली आपका सैलरी या आपका जो पैकेज होगा वो बहुत ऊपर चला जाएगा। और अगर आपने अपनी ही फर्म खोल ली आर्किटेक्चर की, तो ऑब्वियसली तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है इस चीज़ में। स्कोप दोनों में उतना ही है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो वही ब्रांच चुनिए या उसी फील्ड में जाइए जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिसके लिए आप पैशनेट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे योर हार्ड वर्क मैटर्स। और हार्ड वर्क आप सिर्फ वही करते हैं जहां पर आप खुद इंटरेस्टेड होते हैं करने में। तो उस फील्ड को चूज करें जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। तो ये था इस वीडियो के लिए, इतना ही हमारा डिस्कशन यहाँ खत्म होता है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, तो वो हमसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप टेस्ट प्रेपकार्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर डिटेल्स। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। सो इफ एनी ऑफ यू आर एस्पायरिंग टू कम टू इंडिया फॉर योर फर्दर स्टडीज एंड यू नीड एनी help or any guidance, you can just contact the TestprepKart team anytime. The contact link is given below in the description box, and for your help we have even prepared an ebook on DASA and CIWG scheme. The link for this ebook is given below in the description box. So thank you, and that's all for this video. बाकी कोई भी डाउट है तो जल्दी से वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि अब आपने क्या फाइनल डिसीजन लिया है। आप बीटेक करना चाहेंगे, बीआर्क करना चाहेंगे, और अगर बीटेक करनी है तो कौन सी ब्रांच में करनी है। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, सी यू सून।